सर्किट, व्हाट इज आरएलसी सर्किट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट इन दैट सर्किट, जो कितना फाइंड आउट हुआ था बता दूं मैं। वैल्यू ऑफ आई एम वॉज इक्वल टू ई एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मिला था पीक वैल्यू ऑफ करंट का, ठीक, ई एम अपॉन जेड व्हेन ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी व्हेन देन आई एम इज मैक्सिमम एंड इट इज ई एम अपॉन आर। जनरली हम इसको आई पी से शो करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट कभी नहीं हो सकता किसी आरएलसी सर्किट में, इट कैन नॉट बी मोर देन ई एम अपॉन आर, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल पावर पी पी होता है, ठीक है, विच इज़ आई पी स्क्वायर इंटू आर, ठीक। अब इसके बाद ये तो अपन ने कल कर लिया था, इससे हमको क्या पता चलता है कि ओमेगा एल जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, z की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। इससे हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। वी फाइंड दैट वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स f, ठीक। एट स्टार्ट व्हेन f इज लेस देन एफ आर then 2 pi fl is less than 1 upon 2 pi fc, ठीक है, ये से कम होती है, ठीक है। 1 upon 2 pi fl, सॉरी 2 pi fl is less than 1 upon 2 pi fc। आप बोल सकते हैं that in that case omega l is less than 1 upon omega c, but as we increase frequency we find that the difference reduces and at a particular frequency which is omega equals to omega r, we call it resonant angular frequency. At that case xl and xc or omega l and omega c are this portion becomes 0. So in that case z become equal to r, और जब z equals to r होगा तो maximum permissible current ip equals to em by r होगा। उसके बाद और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो बियॉन्ड दैट व्हेन f is greater than fr then 2 pi fl will be greater than 1 upon 2 pi fc। दैट मीन्स उनके बीच का डिफरेंस फिर बढ़ने रहेगा, और जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्क्वायर भी इंक्रीज होगा और z की वैल्यू इंक्रीज होगी, और z की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उससे किसकी वैल्यू रिड्यूस होने शुरू हो जाएगी, im की वैल्यू, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू ड्रॉ अ कर्व बाय टेकिंग पीक वैल्यू ऑफ करंट अलोंग y एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अलोंग x एक्सिस, देन वी ऑब्टेन अ कर्व लाइक दिस विच इज सिमेट्रिकल अराउंड दिस लाइन and there is a peak value, peak point C on it, ठीक है। इसके इधर इस साइड को मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इस साइड को यहाँ पर f इज़ लेस देन एफ आर है, और इसके इस साइड को f इज़ ग्रेटर देन एफ आर है, ठीक है। जब f इज़ लेस देन एफ आर होगा इधर वाले सर्किट में तब xc इज़ ग्रेटर देन xl होगा, ठीक है। और वो किस तरह वर्क करेगा, कैपेसिटिव होगा या आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कल अपन ने डिस्कस किया था ये सब। और जब इस केस में जब f इज़ ग्रेटर देन एफ आर हो जाएगा तब वो आर एल सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और एक्सएल विल बिकम ग्रेटर देन एक्सी, ठीक है। शुरुआत में जब इसकी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो सर्टेनली आई एम की वैल्यू बहुत कम होगी, जैसे जैसे इनका डिफरेंस कम होता जाएगा ओमेगा बढ़ते जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल स्टार्ट टू रिड्यूस। अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको शो कर दूँ आपको। शुरुआत में सपोज ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी, इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 110 थी स्टार्ट में, ठीक है। कब, जब f इज़ लेस देन एफ आर है, तो उस कंडीशन में ओमेगा एल बहुत छोटा होगा और 1 अपॉन ओमेगा सी लार्ज, तो डिफरेंस इज 100, तो यहाँ 100 का स्क्वायर होगा, वेरी लार्ज वैल्यू, एंड दैट्स वाई z इज स्मॉल, z इज़ वेरी लार्ज, और z ज़्यादा होगा तो आई एम की वैल्यू बहुत कम होगी, यहाँ दिख रही है। आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे ये ओमेगा एल इंक्रीज होती जाएगा, सपोज ये 30 हो गया तो ये 90 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 स्क्वायर, पहले 100 स्क्वायर था अब 60 स्क्वायर हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू z के लिए रिड्यूस होती जा रही है, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली करंट जो है इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर और बढ़ाएं तो इसकी वैल्यू 50 हो गई, इसकी 70 हो गई, और इंक्रीज किए तो ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, दोनों इक्वल हो गए तो उनकी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, एंड इन दैट केस वैल्यू ऑफ z विल बिकम इक्वल टू r and value of current will become em upon r, peak value of current। ये मैक्सिमम परमिसिबल करंट, इससे ज़्यादा नहीं फ्लो हो सकता। इसके बाद और यदि आप ओमेगा एफ बढ़ाएंगे तो अब इसकी वैल्यू 70 हो गई, 80 हो गई, तो
तो इसके लिए और घट के कितनी हो गई 40, फिर डिफरेंस बढ़ने लगा। ठीक, इसकी 60 हो गई तो इसकी 20 हो गई, और डिफरेंस बढ़ा, इसकी 40 हो गई, सॉरी 80 60 40, ये बढ़ना चाहिए था ना, गलत हुआ है, ये 80 इसके यहाँ 100 हो गई इसकी, तो इसको 20 हो गई, डिफरेंस 80 हो गया, यहाँ 40 था यहाँ 80 हो गया, और फिर सपोज़ और बढ़ते चले जाएगा, और इनके बीच डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे z की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होने लगेगी, और z इंक्रीज़ होने के कारण करंट की वैल्यू रिड्यूस होने लगेगी। तो आपको एक कर्व मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी करंट कर्व, अ कर्व ड्रॉन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इस पर ये C पॉइंट जो होगा वो पीक पॉइंट कहलाएगा। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FR इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कल अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस किए थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस कंडीशन में Z इक्वल्स टू R होता है। ठीक है, नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन इट। फॉर पॉइंट A एंड B वैल्यू ऑफ करंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल करंट IP। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग A और B के करस्पॉन्डिंग जो पावर होता है, पहले देखें, पावर करस्पॉन्डिंग टू C इज IP² इंटू R। जो रेजिस्टेंस और पावर खर्च होता है वो जितनी वैल्यू इतनी है। जब अपन A एंड C पर आ रहे हैं, P एट A और P एट C, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, IP/√2 होल स्क्वायर इंटू R, दैट इज IP² इंटू R/2। इसको आप बोल सकते हो PC/2। यानी जो पावर यूज़ हो रही है, इट इज़ एग्जैक्टली हाफ टू द मैक्सिमम पॉसिबल पावर विच कैन बी कंज्यूम्ड इन दैट सर्किट, एंड दैट्स व्हाई दीज 2 पॉइंट्स A एंड B वी कॉल देम हाफ पावर पॉइंट्स, वी कॉल देम हाफ पावर पॉइंट्स। याद रखना है इसको, क्यों, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर की वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉसिबल पावर की कितनी है, आधी है। ये PA इक्वल्स टू PB है, यहाँ दोनों की वैल्यू PC/2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन हाफ पावर पॉइंट्स। ठीक है, ये A और B के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है, वी कॉल इट F1 एंड F2। F1 इज कॉल्ड लोअर बैंड फ्रिक्वेंसी, F2 इज कॉल्ड अपर बैंड फ्रिक्वेंसी, एंड द gap between them, the difference of F2 and F1 is called bandwidth। क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। बहुत सुना होगा आपने बैंडविड्थ। ठीक है, कि बैंडविड्थ कम होने के कारण अपने को सिवनी में इतना अच्छा इंटरनेट नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी जगह बैंडविड्थ हाई है इसलिए उनको बहुत अच्छे से इंटरनेट के सिग्नल मिलते हैं, लाइक दैट। तो ये बैंडविड्थ जो है वो यहाँ है। बैंडविड्थ इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज फॉर हाफ पावर पॉइंट एंड फॉर हाफ पावर पॉइंट, दैट इज A and B। That is difference of lower band frequency and upper band frequency is defined as bandwidth of that particular circuit। ठीक है, बैंडविड्थ जितनी कम होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी होगी। ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, यहाँ जो पावर होने वाली है, इट इज़ ऑलवेज 50% और मोर देन द यूज्ड पावर PP, यानी 50 PP का या PC का मैक्सिमम परमिसिबल पावर जो होती है उसका हाफ या हाफ से ज़्यादा इतने हिस्से में, और बाकी इतने बड़ी जगह पर बाकी की एनर्जी स्टोर्ड है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए कौन सा हुआ है, जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड पावर इकट्ठी है, दैट इज़ बिटवीन F1 एंड F2। एंड दैट्स व्हाई इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट वी ट्राई टू यूज़ फ्रिक्वेंसीज विच आर इन द बैंडविड्थ सो दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ का एप्लीकेशन है। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, इट इज़ डिफरेंस ऑफ लोअर बैंड फ्रिक्वेंसी एंड अपर बैंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वी डिनोटेड बाय डेल्टा एफ। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो इसके बाद के सेकंड पार्ट में आ रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बना हुआ है इसको एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक, इसका मैं डायग्राम ले लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इसके बाद बहुत सारी चीज़ों को नया दौर से नए तरीके से लिखना पड़ेगा। एक फ़ोटो लेना इसका। के बारे में बता दिया मैंने कि वो हाफ पावर पॉइंट्स हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करना है उसको ज़रा ध्यान से समझें। ये देखिए, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि IM की वैल्यू कितनी होती है, IM इज EM अपॉन Z, दैट इज EM अपॉन √R² प्लस ω/L माइनस 1 अपॉन ω/C होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ एट पॉइंट A एंड B, वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट IM इज 1/√2 टाइम्स ऑफ IP। और IP की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, IP की वैल्यू कितनी होगी, IP इज इक्वल टू EM/R। ध्यान रखना, एट F इज इक्वल टू FR, IP इक्वल्स टू EM अपॉन R, क्योंकि उसमें ओमेगा, ये दोनों वैल्यूज़ कितनी जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक, तो इक्वेशन 2 हो जाएगा।
और हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो पॉइंट ए और बी है एट ए एंड बी आई एम इक्वल्स टू आई पी बाई रूट 2 और आई एम की वैल्यू कितनी होती है ई एम बाय जेड 1/√2 टाइम्स ऑफ आई पी इज ई एम बाय आर ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r आ जाएगा नाउ स्क्वायरिंग इट वी गेट z स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अभी अपने देखें z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2r स्क्वायर मीन्स 2r स्क्वायर r स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज r स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का तो मॉड ऑफ ओमेगा एल माइनस 1/ωc इज इक्वल टू r अब इसमें दो केसेस पॉसिबल है उन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे किए थे अभी अपन ने कि जब f1 के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो f1 के करस्पॉन्डिंग कौन किससे बड़ा है इस साइड को व्हेन f इज f1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 देन ओमेगा 1l सॉरी माइनस 1/ωc इज निगेटिव निगेटिव क्यों है क्योंकि ओमेगा 1l छोटा है किससे 1/ωc से ठीक है तो उस कंडीशन में अपने को क्या साइन लेना पड़ेगा इम्प्लाइज ओमेगा 1l माइनस 1/ωc इज इक्वल टू माइनस r दो साइन हो सकते हैं जब मॉड छोड़ेंगे तो ठीक है पहली वैल्यू ओमेगा 1 की ली जाएगी विच विल बी निगेटिव एंड व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 2 देन ओमेगा 2l इज ग्रेटर देन 1/ωc और इनका डिफरेंस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो व्हाट विल राइट दिस ओमेगा 2l माइनस 1/ωc इक्वल्स टू प्लस r ये इक्वेशन नंबर ये जो आया था इक्वेशन नंबर 2 के बाद ये 3 था ठीक है इन इक्वेशन 3 ठीक है ओमेगा हैज two values when omega equals to omega 1 then omega 1l minus 1/ωc is equal to negative क्योंकि वो छोटा है और ये बाद वाला बड़ा है तो उस समय अपने को जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 लिखेंगे implies at omega equals to omega 1 this value is minus r this will be equation number 4 when omega equals to omega 2 ठीक है then omega 2l is greater than 1/ωc हैंस उस कंडीशन में अपन कौन सा साइन लेंगे प्लस आर ये इक्वेशन नंबर हो गया 5 अब हमें इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस करना है 5 माइनस 4 तो इसमें से घटाएंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1/ωc और माइनस माइनस प्लस 1/ωc इज इक्वल टू 2r हर्षित ठीक है ये अपन इसमें से घटा रहे हैं 5 माइनस 4 तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल सीधा आ जाएगा माइनस 1/ωc और माइनस माइनस प्लस 1/ωc आएगा और ये कैसा हो जाएगा इसमें से घटा रहे हैं तो ये ओमेगा 2c और ये ओमेगा 1c गड़बड़ मत करना जरा से में गलत हो जाएगा ये अब इसके बाद इसमें से माइनस 1/c को बाहर निकाल लिया या प्लस 1/c को बाहर निकाल लिया तो अंदर एलसीएम आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 और आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल इक्वल्स टू 2r इस पूरे में से क्या चीज़ कॉमन निकलते दिख रहा है आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 उसको बाहर निकाल लेंगे अब इसके बाद मैं इसको इधर लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं मेरे को बताएंगे आप लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा जगह बना ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ये अभी बहुत सारा लिखना है अपने को ठीक है बचेगा यहाँ से क्या निकाल लिया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को बाहर निकाल लिया अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ओमेगा 1 ओमेगा आर यानी इसके रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्वेंसी होगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और ओमेगा 2 ये तीनों जीपी में होते हैं ठीक है बट ओमेगा 1 ओमेगा आर एंड ओमेगा 2 आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा है आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ठीक है ज्योमेट्रिकल सीरीज में होगा वो और जब ज्योमेट्रिकल सीरीज में होगा तो उस केस में इम्प्लाइज ओमेगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 ये लिख सकते हैं और अपन ने निकाला है ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC
निकाला है ना, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ठीक, जितना हो गया। अब ये रिप्लेस कर देंगे अपन इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर दे देना था अपने को। इक्वेशन नंबर कितने हो गए थे, 5, ये 6 है। ठीक है, रिप्लेस इन 6, तो कितना हो जाएगा ओमेगा, ये किसकी वैल्यू चल रही थी ध्यान रखना, ये पूरा पूरा जो है अपन ने ω2 माइनस ω1 निकाला था अपने को। अच्छा, इक्वल टू 2R भी तो चल रहा था, इक्वल टू 2R, मैं तो भूल ही गया था उसको। ठीक, तो ये रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ω2 माइनस ω1 इंटू L प्लस 1 अपॉन C इंटू 1 अपॉन रूट LC इक्वल्स टू 2R। एक रूट C से रूट C कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। एक मिनट, ω1 ω2 1/LC हो जाएगा, सॉरी। तो ये C से C हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन L पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2L आ जाएगा इंटू ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू 2R। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू R/L। ये इक्वेशन मिलेगा विच विल बी इक्वेशन नंबर 7। यहाँ से बैंडविड्थ मिलने वाली है। कैसे, ω2 की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, 2 पाई f2 माइनस f1 इज इक्वल टू R अपॉन L। 2 पाई को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो डेल्टा F इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई L। ये फॉर्मूला आ जाएगा बैंडविड्थ के लिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार कर दूं, मुझे जैसे याद है कि किसके बाद क्या करना है, आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए। अब आजकल थोड़ा क्या हो गया, CBSE का पेपर भी और MP बोर्ड का पेपर भी बहुत ईजी आने लगे हैं, तो ऐसे टफ टॉपिक जो हैं स्किप कर जाते, छोड़ जाते हैं। ठीक है, या आजकल और भी आने लगा है, तो इसके साथ कोई ना कोई सरल सा देता है जो और में होता है, उसी को आप सॉल्व करते हो। लेकिन आपके फ्यूचर के लिए, आप जब आगे पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ों से आपका रोज़ सामना होने वाला है। वहाँ बैंडविड्थ क्या है, लोअर बैंड क्या होता है, अपर बैंड क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L और कैपेसिटर C, ये इनकी वैल्यू को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बाद में और स्टडी करनी है। फिर से रिपीट करूँ, ध्यान से समझना भाई। मानविक, आप खास करके क्योंकि लेट आए हो आप, ठीक है, और लेट आने का कारण आप बता देंगे क्यों लेट आए थे, बाद में बताना है ना, हम जनरेज में दी रहती है। ठीक, तो इसका जो परसेंटेज बैंडविड्थ निकालने का कैसा है, इसका फोटोग्राफ ले लिया पूरा कंप्लीट, ले लो एक करेंगे। देखो देखो, डेल्टा F अपॉन FR इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई FR इंटू L, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, 2 पाई FR इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, ये भी होता है। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा F अपॉन FR इज इक्वल टू R इंटू रूट LC अपॉन L। एक L से L कैंसिल हो जाएगा, R अंडर रूट ऑफ C अपॉन L। ये आ जाएगा डेल्टा F अपॉन FR की वैल्यू। ठीक है, इसको आप बोलते हैं, यदि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज बैंडविड्थ। ठीक है, आपको पता है कि R और C और L की वैल्यू दी रहेगी, आपको रखोगे और सॉल्व कर लोगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, तो बैंडविड्थ अपॉन FR इक्वल्स टू दिस, याद रहेगा। तो ये बैंडविड्थ का पूरा आर्टिकल हो गया विथ ऑल पॉसिबल कंडीशंस। यहाँ एक और चीज़ हम कर सकते थे, ये ओमेगा L भी हो जाएगा, R अपॉन ओमेगा R इंटू L। तो इसको आप जानते हो कि ओमेगा R L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा R C होता है ना। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा R इंटू C। ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा F अपॉन FR की, या R C ओमेगा R, ये भी डेल्टा F अपॉन FR होता है। तो कई बार आपको RC दिया रहता है और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा R दी रहती है, तब इसका यूज़ करना है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन नंबर 10 तो है ही है, और इक्वेशन नंबर 11, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, इससे अपने को ये पता चलता है कि डेल्टा F अपॉन FR तो कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ R इंटू C की डायमेंशन क्या होगी, 1 अपॉन ओमेगा R यानी T टू द पावर -1, नीचे आएगी ऊपर आके T। तो RC की डायमेंशन T होगी। यहाँ से पता चल जाएगा कि R/L
इसकी डायमेंशन भी t⁻⁻1 होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 9 और 11 जिनसे हमको कई बार अपने को क्वेश्चन पूछता है कि RC की डायमेंशन क्या होगी, L/R की डायमेंशन क्या होगी, ये आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ का पूरा एक्सप्रेशन हो गया। और अब लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज़ क्वालिटी फैक्टर। ठीक, उसको अपन कर रहे हैं, चालू कर देना। हाँ, इसकी फ़ोटो लेना है। स्टार्टिंग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ क्वालिटी फैक्टर। और भी चीज़ें बची होंगी, उनको अपन देख लेंगे। कल का अपन इसके लिए आखिरी दिन दे रहे हैं, क्योंकि परसों से अपने को रिवीजन चालू करना है ना। व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर? एक अच्छा सर्किट क्या कहलाएगा? जिसमें लॉस कम से कम हो और एनर्जी स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अ गुड सर्किट इज़ दैट विच लूजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्टोर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर की, क्वालिटी फैक्टर इट इज़ 2 पाई इंटू स्टोर्ड एनर्जी अपॉन एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। ठीक है, ये जो रेशियो होता है वी कॉल इट क्वालिटी फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। अब स्टोर्ड एनर्जी क्यू फैक्टर इक्वल्स टू 2 पाई, स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ एल इंटू IM², हाफ LI² होती है। ठीक है, और एनर्जी लॉस्ट होती है IRMS² इंटू R, और पर साइकिल बोला है तो अपॉन फ्रिक्वेंसी का डिवीज़न कर देंगे। ठीक है, ये F ऊपर आ जाएगा तो 2 पाई F 1/2 L। IM को लिख सकते हैं IRMS इंटू √2 होल स्क्वायर, होता है ना, अपने क्या पढ़ा था, IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन √2। तो IM इज इक्वल टू IRMS इंटू √2 जाएगा होल स्क्वायर अपॉन IRMS² इंटू R। ठीक है, अब अगली स्टेप में ये IRMS का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √2 के स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई FL अपॉन R। ये हो जाएगा क्यू फैक्टर। F को आप इधर ला सकते हो या ऐसा कर सकते हो कि R अपॉन 2 पाई L, अब भी अपने निकाला था किसकी वैल्यू होती थी, डेल्टा F। ठीक है, बैंडविड्थ पढ़े थे ना, अभी अपने जस्ट पढ़े थे कुछ देर पहले। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्यू फैक्टर के लिए एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू F अपॉन डेल्टा F। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हाई कब होगा, जब डेल्टा F लो होगा। तो बैंडविड्थ जितनी कम होगी उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी और उसका क्वालिटी फैक्टर उतना लार्ज होगा, उतना हाई होगा। तो क्वालिटी फैक्टर एंड डेल्टा F दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू FR। क्यू फैक्टर इंटू डेल्टा F इज इक्वल टू F और FR होता है, ध्यान रखेंगे इसका, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है उसके इक्वल होता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मिली हैं। क्यू फैक्टर की वैल्यू आप अभी अपने ये भी देखा था कि डेल्टा F अपॉन F, इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करें तो क्यू फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू FR इज 1 अपॉन 2 पाई √LC अपॉन डेल्टा F, अभी अपन ने निकाला था कितना होता है, R अपॉन 2 पाई L। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। ये क्यू फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, आपको याद है कि अभी अपन ने डेल्टा F अपॉन F की वैल्यू निकाले थे, वो R इंटू अंडर रूट ऑफ C अपॉन L थी। ये बहुत ही अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न कब होना शुरू होता है, जब हम सही तरीके से याद नहीं रख पाते कि क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है क्या। अ गुड क्वालिटी फैक्टर सर्किट इज दैट विच स्टोर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लूजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्टोर किस में होती है, ऑलवेज कॉइल में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर्स में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और लूज कहाँ करता है, इट लूजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टोर्ड एनर्जी जब लेंगे तो हाफ LMI² होगा IM², और एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल विल बी IRMS² इंटू R अपॉन F। यहाँ IM की वैल्यू पुट कर सकते हैं IRMS इंटू √2 होल स्क्वायर। ठीक, और F को मैंने पलट के वहाँ लिख दिया। IRMS का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √2 का स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई FL अपॉन R। 2 पाई FL, यहाँ R अपॉन 2 पाई L, ये हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा F होता है। रिप्लेस कर देंगे तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू F अपॉन डेल्टा F। इससे हमें पता चलता है कि क्वालिटी फैक्टर डेल्टा F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी स्मॉलर द बैंडविड्थ हायर द क्वालिटी फैक्टर इज़। तो अच्छी क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि बैंडविड्थ कम से कम हो, ये यहाँ से पता चला अपने को। क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफआर के इक्वल हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे मिला। और फाइनली दिस क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 1/r √L/c। न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत एप्लीकेशन है। अक्सर आप लोग देखोगे कि जेई में और नीट में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक, और अपने को फॉर्मूला याद नहीं आता, इससे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये सब पूरा हो गया, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। आज अपन मैक्सिमम पोर्शन इसका कवर कर चुके हैं एसी सर्किट्स का। कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी तो अपन उनको कर लेंगे कल। ठीक है, तो कल अपन कोशिश करेंगे कि इसका आखिरी दिन हो, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आज मैं डाल दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन विल अगेन रिवाइज द होल 4 चैप्टर्स 4 यूनिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे। ठीक, हो सकता है